हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर करने वाले हैं कस्टम का टाइप्स ऑफ ड्यूटी। टाइप्स ऑफ ड्यूटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। 4 से 5 नंबर का एक क्वेश्चन इसका एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ड्यूटी के अंदर क्या है कि बहुत सारा कुछ मैटर है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ें जो आपके सामने हैं वो ये हैं। आपको मैं विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टडी मैट के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने वाला हूँ, सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो लास्ट तक देखना, ठीक है ना। हर एक चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ, एक एक पॉइंट बारीकी से डिस्कस करने वाला हूँ। ये समझ लो कि रेगुलर क्लास चल रही हो जैसे लाइव। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है टाइप्स ऑफ ड्यूटी, चैप्टर का नाम है। और यहाँ पर दो ड्यूटी की सबसे पहले हम बात करेंगे जिनके ऊपर एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम थ्योरी पोर्शन के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी जो कि सेक्शन 9A है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर उसके बाद हम सेफ गार्ड ड्यूटी के ऊपर बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। आ जाते हैं नीचे और एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे है एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेक्शन 9A। आर्टिकल एक्सपोर्टेड फ्रॉम एनी कंट्री टू इंडिया। अगर कोई भी आर्टिकल एक्सपोर्ट किया जाता है किसी भी कंट्री से इंडिया में एट लेस देन इट्स नॉर्मल वैल्यू, जो इसकी नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए उससे कम वैल्यू पर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उसके ऊपर इम्पोज कर देगी एंटी डंपिंग ड्यूटी। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, ऊपर वाली बात नहीं भी याद रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है, ये दोनों चीजें, एक तो ये कंडीशंस और दूसरा है कि इसका अमाउंट कैसे निकालते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी का। ठीक है, अब यही मेन चीजें हैं। अब यहाँ पर मेन चीज अमाउंट है जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमारे काम आएगा। लेकिन कंडीशंस की अगर हम बात करें तो इसको हुक से याद कर लेना। आईडी, आईडी होते हैं ना हमारे पास, एक आईडी। आई का मतलब होता है इंजरी और डी का मतलब होता है डंपिंग, बस याद हो जाएगा। तो कहता है कि कंडीशन ये है कि देयर मस्ट बी डंपिंग, तो यहाँ पे कोई डंपिंग होनी चाहिए और डंपिंग होना ही नहीं काफ़ी है। ड्यू टू सच डंपिंग देयर इज एन इंजरी, कुछ नुकसान, कुछ इंजरी भी हुई हो उस डंपिंग की वजह से। तो आई होप आपको याद हो जाएगा। आई डी, आई फॉर इंजरी, डी फॉर डंपिंग। बोलो क्लियर। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब बात करेंगे कि इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए आप हुक याद कर लोगे एम आई। एम आई के फोन होते हैं ना, हम लोगों ने खरीदे थे, है ना। तो एम मतलब मार्जिन और आई मतलब इंजरी। तो पूरा नाम हो जाएगा मार्जिन ऑफ डंपिंग और इंजरी मार्जिन। ठीक है ना, दोनों निकाल लेंगे और दोनों में से जो भी लोअर होगा वो अमाउंट हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मार्जिन ऑफ डंपिंग कैसे निकालते हैं और इंजरी मार्जिन कैसे निकालते हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, अरे थोड़ा धुंधला हो गया, चलो इससे काम चल जाएगा, दिख रहा होगा आप लोगों को। मार्जिन ऑफ डंपिंग और इंजरी मार्जिन, ठीक है ना, आप जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकालोगे तो ये फॉर्मूले लिख लोगे। फॉर्मूले एज इट इज याद कर लो एक बार, ठीक है ना, एक बार मेहनत लगेगी। ये जो है यहां से लेके ये अमाउंट वाला पोर्शन, यहां से लेके ये फॉर्मूला याद कर लो एक बार। ये तो याद हो जाएगा, एम आई, एम फॉर मार्जिन, आई फॉर इंजरी, विच एवरेज लोअर। ठीक है ना, क्लियर है। नीचे जाते हैं, मार्जिन ऑफ डंपिंग और इंजरी मार्जिन कैसे निकालते हैं ये याद होने चाहिए। क्लियर है, दोनों को पुट कर देंगे, विच एवरेज लोअर हो जाएगा। ये एज इट इज याद कर लो, आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, आपको बस पुट करना है। आपको नॉर्मल वैल्यू दे रखी होगी। ये नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, ये एक्सपोर्टिंग कंट्री के अंदर होती है। जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है वहां उसकी नॉर्मल वैल्यू वो लिख देनी है आपको। एक्सपोर्ट प्राइस क्या है उसका वो लिख रखा होगा, वो लिख दो यहाँ पे। ठीक है ना, और निकल जाएगा आंसर। इसमें से ये माइनस कर देना, आंसर इसका निकल जाएगा, मार्जिन ऑफ डंपिंग आ जाएगा। इंजरी मार्जिन कैसे निकालेंगे, इंडिया के अंदर सेलिंग प्राइस की बात करेंगे कि इंडिया के अंदर सेलिंग प्राइस क्या है, इन इंडिया सेलिंग प्राइस। तो वो यहाँ पे लिख देंगे, माइनस कर देंगे इसमें से लैंडेड वैल्यू जो कि हमेशा नॉर्मली आपको गिवन होगी हमेशा। ठीक है ना, नहीं भी दे रखी हो तो CIF प्लस में कस्टम वैल्यू करके निकाल सकते हो, लेकिन नॉर्मली ये हमेशा आपको दे रखी होगी। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस माइनस लैंडेड वैल्यू कर देना। ये सब कुछ ये चारों की चारों चीजें, 1 2 3 4, ये चारों चीजें दे रखी होंगी क्वेश्चन में, बस आपको पुट करनी है। इसमें से ये माइनस करके इसका निकल जाएगा, इसमें से ये माइनस करके इसका निकल जाएगा, दोनों में से विच एवरेज लोअर, ठीक है ना, आंसर आ जाएगा। बस इतना आसान क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा। एंटी डंपिंग ड्यूटी और सेफ गार्ड ड्यूटी सेल नॉट अप्लाई, यानी कि नॉन एप्लीकेबिलिटी। यानी एंटी डंपिंग ड्यूटी और सेफ गार्ड ड्यूटी नॉट अप्लाई टू द आर्टिकल इंपोर्टेड बाई, अगर 100% EOU है और SEZ यूनिट है और अगर वो आर्टिकल इंपोर्ट कर रहे हैं तो एंटी डंपिंग ड्यूटी और सेफ गार्ड ड्यूटी अप्लाई नहीं होती है। बस इतनी बात ये आपको ध्यान रखें। यहां पे खत्म हो जाता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब हम बात करेंगे सेफ गार्ड ड्यूटी की, तो चलिए बात करते हैं।
आ जाते हैं सेफ गार्ड ड्यूटी के ऊपर। अगर हम बात करें तो सेफ गार्ड ड्यूटी का सेक्शन है सेक्शन 8B। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, देखिए कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। ये स्टडी मेट का कंटेंट है, आप ना कंटेंट पे ध्यान देना, ठीक है। जब तक कंटेंट डिलीवर नहीं करेंगे नंबर नहीं मिलने वाले हैं, तो इसलिए कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कंटेंट हमें लिखना ही होता है एग्जाम में। ये लगा लो कि एक बार याद करना है या जो भी है ना, एक बार तो याद करना ही पड़ेगा। सेफ गार्ड ड्यूटी की बात करते हैं तो सेफ गार्ड ड्यूटी क्या कहता है, वेयर एनी आर्टिकल इज इंपोर्टेड इन इंडिया, कोई भी आर्टिकल जो हमने इंपोर्ट किया इंडिया के अंदर इन इंक्रीज्ड क्वांटिटी एंड सच आर्टिकल कॉजिंग सीरियस इंजरी टू डोमेस्टिक मार्केट, मतलब ऐसा आर्टिकल जो हमने इंपोर्ट किया है और डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए सीरियस इंजरी प्रोवाइड कर रहा है, वो सीरियस इंजरी दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर सेफ गार्ड ड्यूटी कर लगा देती है, ताकि हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको हम सेव कर सकें। ये तो है इसका मीनिंग, ठीक है ना, जो कि इतना खास है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हमें पढ़ना था। मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है ये नीचे ये दोनों पॉइंट, ये एज इट इज रख लेना आप, ठीक है ना, क्योंकि ये लैंग्वेज हमें लिखनी भी होती है एग्जाम के अंदर, ठीक है। प्रोविजन लिखना बहुत जरूरी होता है, प्रोविजन के नंबर होते हैं तो प्रोविजन भी हमें लिखना होगा, तो इसलिए ये चीज़ें याद होनी चाहिए। सेफ गार्ड ड्यूटी सेल नोट बी इम्पोज, सेफ गार्ड ड्यूटी कब लगेगी कब नहीं लगेगी, नीचे दो केस दे रखे हैं। अगर ऐसी बात है तो सेफ गार्ड ड्यूटी नहीं लगेगी, सेल नोट बी इम्पोज नहीं लगेगी सेफ गार्ड ड्यूटी। कब नहीं लगेगी चलिए बात करते हैं, और मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बता दूंगा कि क्या दे रखा होगा, डोंट वरी। दो चीजें यहाँ पे, पहला आर्टिकल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, याद रखना यहाँ पे वर्ड है डेवलपिंग कंट्री, डेवलप नहीं है, ठीक है। सो लॉन्ग एज द शेयर ऑफ, ये वर्ड पकड़ लो बस, ये वर्ड देख लेना आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, ये वर्ड लिखे मिलेंगे, शेयर ऑफ इंपोर्ट ऑफ दैट आर्टिकल फ्रॉम दैट कंट्री डज नॉट एक्सीड 3% ऑफ टोटल इंपोर्ट, ये देख लेना। अगर क्वेश्चन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये लिख रखा है शेयर इंपोर्ट, ठीक है ना, फ्रॉम ए डेवलपिंग कंट्री, एक डेवलपिंग कंट्री से, याद रखना शेयर ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम ए डेवलपिंग कंट्री, और अगर उसका 3% से ज्यादा नहीं है, डज नॉट एक्सीड 3%, ठीक है ना, लिख रखा है कि 2% या 3% भी लिख रखा है, तो 3% से ज्यादा होना चाहिए, डज नॉट एक्सीड 3%, एक्सीड होना चाहिए 3% से। 3% से एक्सीड नहीं है तो सेफ गार्ड ड्यूटी नहीं लगेगी। लेकिन अगर लिख रखा है 4%, 5% शेयर ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम ए डेवलपिंग कंट्री, तो समझ जाना सेफ गार्ड ड्यूटी लगेगी, जिसका रेट क्वेश्चन में हमेशा दे रखा होगा, ठीक है, डोंट वरी। आर्टिकल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मोर देन वन डेवलपिंग कंट्री, वहां था एक डेवलपिंग कंट्री से, यहाँ पे एक से ज्यादा डेवलपिंग कंट्री, तो हम एग्रीगेट लेंगे, एग्रीगेट शेयर ऑफ इंपोर्ट देखेंगे, ठीक है ना, और रेट हो जाएगा यहाँ पे एग्रीगेट का 9%, याद रखना एक साथ कितना हो जाएगा 9%। अगर 9% से ज्यादा रेट नहीं है तो सेफ गार्ड ड्यूटी नहीं लगेगी, 9% से ज्यादा है तो लगेगी, ठीक है। आइए चलते हैं, पहले हम लोग अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पर आप लोग एक काम करेंगे, ठीक है, सबसे पहले आप स्टडी मैट उठा लेंगे, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नोट्स मांगते हैं कि नोट्स दे दो, तो नोट्स सारे स्टडी मैट से ही है, सब कुछ स्टडी मैट से लिख रखा मैंने, एक भी वर्ड ऐसा नहीं जो स्टडी मैट के बाहर से लिखा हो, ठीक है ना, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टडी मैट के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टडी मैट का पेज नंबर 2.16 निकाल लेंगे, हम लोग इलिस्ट्रेशन भी करेंगे और टेस्ट योर नॉलेज के जितने भी क्वेश्चन दे रखे सारे हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर। तो आप लोगों को दो चीजें अभी तक पता लग गई है, एंटी डंपिंग ड्यूटी, उसके फॉर्मूले याद है तो बात बन जाएगी, फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर बिल्कुल भी बात नहीं बनेगी, ठीक है। दूसरा सेफ गार्ड ड्यूटी, सेफ गार्ड ड्यूटी भी आपको याद करना है, क्योंकि प्रोविजन लिखना भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, प्रोविजन फिर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके अलावा वो जो दोनों ड्यूटी है, उसके अलावा जितने भी एक्स्ट्रा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्वेश्चन में कवर हो जाएंगी, तो वहीं पे मैं डिस्कस कर दूंगा, तो उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो अगर हमने वो सारे क्वेश्चन कर लिए तो ऑटोमेटिकली एंटी डंपिंग ड्यूटी और सेफ गार्ड ड्यूटी के अलावा जो भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 2.16। क्लास थोड़ी लंबी होगी, लेकिन एक एक चीज में डिस्कस करूंगा तो डेफिनेटली टाइम तो लगेगा ही, है ना। तो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना है। राइट ए शॉर्ट नोट on the applicability of safeguard measures under the Custom Tariff Act 1975 on article imported by EOU SEZ unit and declared as such into the DTA, cleared, ठीक है ना, not declared, cleared as such into the DTA। देखिए आपको पता होगा सेफ गार्ड मेजर्स या सेफ गार्ड ड्यूटी की बात करता है सेक्शन 8B, सेक्शन 8B ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 प्रोवाइड फॉर लेवी ऑफ सेफ गार्ड मेजर्स ऑन आर्टिकल इंपोर्टेड बाई 100%। ये तो सेम लिख रखा है, बस सिर्फ सेक्शन लिख के बाकी की इंग्लिश सेम लिख रखी है, आप देखो यहाँ पे, ठीक है ना। सेक्शन 8B ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 प्रोवाइड फॉर लेवी ऑफ, इसके बाद से देखो सारा मैटर सेम लिख रखा है, यहाँ से लग जाओ, सेफ गार्ड मेजर यहाँ से लेके यहाँ तक सब कुछ सेम लिख रखा है इसने यहाँ तक,
तो यानी कि पहला तो काम यही इसने टेप रखा बस सेक्शन लिख के। दूसरा इन सच केस, फिर क्या कह रहा है उस केस में हम क्या करेंगे, सेफगार्ड मेजर शेल बी अप्लाइड, उस पोर्शन पे अप्लाई हो जाएगा, ऑन दैट आर्टिकल, उस आर्टिकल पर, ठीक है ना, सो क्लियर्ड एज, ठीक है ना, वाज लेवेबल वैन, ठीक है ना, इट वाज इंपोर्टेड इनटू इंडिया। बस ये लाइन आपको याद करनी पड़ेगी, है ना, बात खत्म, आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं दूसरे इलिस्ट्रेशन के ऊपर जो कि डिस्कस करेंगे। दूसरा इलिस्ट्रेशन है एंटी डंपिंग ड्यूटी के ऊपर, ठीक है ना, लेकिन एंटी डंपिंग ड्यूटी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए इसको शुरू देखते हैं क्या क्या पूछ रखा है इसने। अब हम लोग स्टडी मेट के क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्टडी मेट के क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी एज इट इज आ जाते हैं। एज इट इज मतलब एज इट इज, मान लो यही क्वेश्चन है, यही आगा, अब बन गई ना, अपने तो बात बन गई, 4 नंबर बस खत्म। अगर पढ़ रखा है तो अच्छे से लिख पाओगे, नहीं पढ़ रखा है तो लिख तो दोगे फिर, लेकिन अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं होती कि प्रेजेंटेशन क्या देनी है, एग्जैक्ट आंसर क्या देना। तो चलिए पढ़ते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 2। व्हाट विल बी द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ, ठीक है ना, डेफिनेटिव एंटी डंपिंग ड्यूटी इन द फॉलोइंग केसेस। कुछ केस दे रखे हैं 9A के हिसाब से हमें बताना है, ठीक है ना, क्या बताना है, डेट्स बतानी है। तो चलिए देखते हैं। व्हेन नो प्रोविजनल ड्यूटी इज इम्पोज्ड, ठीक है ना, अगर कोई भी प्रोविजनल ड्यूटी इम्पोज नहीं की गई है। तो चलिए यहाँ पे पहले कुछ लिख रखा है, इसको पढ़ लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, ठीक है, लेवी करने की, एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज करने की ऑन डंप्ड आर्टिकल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9A, ये नॉर्मल बात है। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं। वेयर नो प्रोविजनल ड्यूटी इज इम्पोज्ड, ठीक है, कोई भी प्रोविजनल ड्यूटी इम्पोज नहीं की है, तो हमें डेट बतानी है कमेंसमेंट ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी कब लगेगी, ठीक है। इन केस वेयर नो प्रोविजनल ड्यूटी इज इम्पोज, ये तो सेम बात लिख दी इसने। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी विल बी, ये भी सेम बात लिख दी, है ना, ये तो ऊपर वाली बातें लिखी है इसने। डेट क्या होगी वो पढ़ते हैं। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन, ठीक है, देखो आपको पता होगा कि नोटिफिकेशन निकालती है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में, बस वो डेट देखनी है, उस डेट को हो जाएगी। लेकिन बीच में एक इंग्लिश की बात हो रहा है, वो भी लिखनी है आपको। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट, ये तो याद होगा, ठीक है ना, डेट ऑफ नोटिफिकेशन जब निकाली ऑफिशियल गजट में, वो डेट जब पब्लिश हुई है, ठीक है। एंड बीच में ये याद कर लेना, इम्पोजिंग एंटी डंपिंग ड्यूटी अंडर सेक्शन 9A1, ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सेम दूसरा और पहले वाले का दूसरे का आंसर है ना, आपको सेम लगेगा, लेकिन ये बीच की लाइन बदल जाएगी, इस वजह से ना ये लाइन जरूरी है, ये आप साथ में जोड़ देना। वेयर प्रोविजनल ड्यूटी इज इम्पोज, देखो यहाँ प्रोविजनल ड्यूटी इम्पोज नहीं की थी, यहाँ की है, दोनों में फर्क क्या है। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन ये सेम है, ठीक है ना, इन ऑफिशियल गजट ये भी सेम है, लेकिन ये बदल जाएगा। इम्पोजिंग एंटी डंपिंग ड्यूटी सेक्शन ये है, यहाँ पे इम्पोजिंग प्रोविजनल, वहां था इम्पोजिंग एंटी डंपिंग ड्यूटी, यहाँ पे इम्पोजिंग प्रोविजनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 9A2, यहाँ पे 9A1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है ना, तो याद रखना सेक्शन और ये बातें, तो ये बस एक बात है। नेक्स्ट ये वेयर एंटी डंपिंग ड्यूटी इज इम्पोज्ड रेट्रोस्पेक्टिवली, ठीक है ना, फ्रॉम द डेट प्रायर टू द डेट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ प्रोविजनल ड्यूटी। एक काम करेंगे, ठीक है ना, इसका मैं फोटो लेना भूल गया हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोगों के पास स्टडी मेट तो होगा, तो निकाल लेंगे इसका केस। तो इसमें क्या डेट हो जाएगी, सच प्रायर डेट एज मे बी नोटिफाइड इन नोटिफिकेशन, मतलब वो डेट जो नोटिफिकेशन में नोटिफाइड कर रखी है। इम्पोजिंग द एंटी डंपिंग ड्यूटी रेट्रोस्पेक्टिवली, तो मतलब अगर मैं एक बात करूं कि एंटी डंपिंग ड्यूटी रेट्रोस्पेक्टिवली इंपोज कर सकते हैं, तो आंसर है यस, ठीक है ना, बट नॉट बियॉन्ड 90 डेज, 90 दिन से आगे नहीं कर सकते, नॉट बियॉन्ड 90 डेज, ठीक है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ सच नोटिफिकेशन ऑफ प्रोविजनल ड्यूटी, ये बात याद रखना। 90 डेज रेट्रोस्पेक्टिवली इंपोज कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके बाद सारे इलिस्ट्रेशन खत्म हो जाएंगे, 3 इलिस्ट्रेशन दे रखे थे इसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 3। विद रेफरेंस टू द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 डिस्कस द वैलिडिटी बतानी है। 9B सेक्शन है, 9B सेफगार्ड ड्यूटी का है, ठीक है ना, ये आपको पता होगा। 9A नॉट A, सॉरी 8B है, ठीक है ना, 9B के हिसाब से हमें बात करनी है, ठीक है। तो चलिए 9B के हिसाब से बात करेंगे। 9A अपना एंटी डंपिंग ड्यूटी का है, ठीक है, और उसके अलावा 8B सेक्शन है वो सेफगार्ड ड्यूटी का, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं 9B सेक्शन के हिसाब से, तो इट विल बी समथिंग न्यू, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखेंगे। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज आ जाता है तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं इसको, है ना, अगर 9B पढ़ रखा है तो। वैलिडिटी, बोथ काउंटरवेलिंग ड्यूटी एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी हैव बीन इम्पोज्ड ऑन एन आर्टिकल टू कंपनसेट फॉर द सेम सिचुएशन ऑफ डंपिंग, ठीक है। चलिए आजा पढ़ते थे। नॉट वैलिड, मना कर रहा है कि भाई ये वैलिड नहीं है। As per section 9B of Custom Tariff Act 1975, no article shall be subject to both countervailing and anti-dumping duty to compensate for the same situation of dumping, ठीक है ना, मना कर रहा है भाई, दोनों ड्यूटी एक साथ इम्पोज नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो ये वैलिड नहीं है एज पर सेक्शन 9B।
आगे चल देते हैं। काउंटरवेलिंग ड्यूटी हैज बीन लेविड ऑन एन आर्टिकल फॉर रीजन दैट द सेम इज exempt फ्रॉम द ड्यूटी borne by like article when the meat for the consumption in country of origin not valid as per section 9b of the custom act 1975 the countervailing or anti-dumping duty shall not be levied by the region of exemption same region यही लिख देना बस, मना कर रहा है बस, है ना। आगे definitive anti-dumping duty has been levied on the article imported from a member country of WTO as determination has been made, ठीक है ना। तो ये जो बातें लिख रखी है इसने, मैनर दैट इम्पोर्ट ऑफ सच आर्टिकल इनटू द इंडिया, चलिए इसको पढ़ते हैं। इंजरी, बिल्कुल यही बात है, सही बात बोल रहा है, ठीक है ना, कि अगर एंड हम लोग लगाते हैं ना इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है ना, हम देखते हैं कि भाई क्या हमारे इंजरी कर रही है इंडस्ट्री ऑफ इंडिया को, तो ये उस तरीके से तो वैलिड है एज पर सेक्शन 9b ऑफ द कस्टम। इतने नो डेफिनेटिव काउंटरवेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी शैल बी लेविड ऑन द इंपोर्ट और इनटू, ठीक है ना, इंडिया, सही लिख रखा उसने, ठीक है, तो ये वैलिड है। तो ये तीन हो गए, तीनों के तीनों इलस्ट्रेशन है। अब बात करते हैं, आ जाते हैं पेज नंबर निकालो 2.42 और इसमें 11 क्वेश्चन दे रखे हैं, 11 के 11 क्वेश्चन हम यहाँ पे अब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करूंगा, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, पहले इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को निकाल लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को टिक कर लेते हैं। यहाँ पे पढ़ोगे तो पता लग जाएगा, सेफ गार्ड ड्यूटी का क्वेश्चन है। तो सेफ गार्ड ड्यूटी का क्वेश्चन है। सेफ गार्ड ड्यूटी में मैंने आपको बताई थी एक बात, याद हो तो, कि शेयर ऑफ इम्पोर्ट देख लेना फ्रॉम ए डेवलपिंग कंट्री, एक डेवलपिंग कंट्री से 3% से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे 4% है, तो इसका मतलब सेफ गार्ड ड्यूटी लगेगी, ठीक है ना। 3% या उससे कम होता है तो नहीं लगती, ठीक है ना। अगर शेयर ऑफ इम्पोर्ट एग्रीगेट होता, मोर देन 1 कंट्री होती डेवलपिंग कंट्री, तो यहाँ पे 9% होता, ठीक है ना, 9% या उससे ज़्यादा होता, ठीक है, ठीक है। तो याद रखना 9% से ज़्यादा होना चाहिए था, 9% से ज़्यादा होएगा तो लगेगा, अगर उससे कम होगा तो नहीं लगेगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो इससे पता लग गया कि सेफ गार्ड ड्यूटी लगेगी, ठीक है। तो चलिए, इस पॉइंट का वैसे कोई मतलब नहीं है, बस आइडेंटिफाई करने के लिए दे रखा है कि सेफ गार्ड ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एसेसेबल वैल्यू दे रखी होगी पहले आपको, पहले वो लिखना है ना, आंख बंद करके कुछ नहीं करना। 30 लाख है, तो चलिए लिख लेते हैं 30 लाख। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद सेफ गार्ड ड्यूटी लगा दो, कितना था 30%, तो 30% लगा दो, ठीक है ना। तो 30% कर दो, 30 लाख का 30% कितना होगा 9 लाख। तो चलिए आगे चलते हैं। बेसिक कस्टम ड्यूटी दे रखी होगी 10%, तो 30 लाख का निकालना है, याद रखना, ठीक है ना। 10% 3 लाख, तो ये भी निकल गया। उसके बाद SWS के बारे में अगर बोल रखा है तो भी ठीक है, नहीं बोल रखा तो भी हमेशा लगाना होता है, ये बात याद रखना। 10% निकालेंगे, और 10% कई लोग ने इस पे निकाल देते 30 लाख पे ही, नहीं 3 लाख पे निकालते हैं, ठीक है ना। SWS सोशल वेलफेयर सरचार्ज निकालते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर, याद रखना। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी कितने, 3 लाख, 3 लाख के ऊपर 10% 30,000। अब एक काम करेंगे, सबका टोटल कर लेंगे, सबका टोटल ये आ गया। इसके ऊपर निकालते हैं इंटीग्रेटेड टैक्स, ठीक है ना, याद रखना 12%, इसके ऊपर निकालेंगे, ये होगा। और फिर क्या करेंगे, ये 9 लाख, ठीक है ना, सेफ गार्ड ड्यूटी, ठीक है ना, और बेसिक कस्टम ड्यूटी, ठीक है ना, सोशल वेलफेयर सरचार्ज एंड इंटीग्रेटेड, सबका टोटल कर देना है, टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल, ठीक है ना, सबका बदला जाएगा फैज, ठीक है। तो ये लिख लेना आप लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। इसका आंसर अगर मैं दिखाऊं तो आंसर भी दिखा सकता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए आ जाते हैं। स्टडी मैट में क्या दे रखा, ये रहा स्टडी मैट का आंसर। चलिए दिख गया होगा आप लोगों को, ये रहा स्टडी मेट का आंसर। तो इस तरीके से लिखना है, कंप्यूटेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी और सेफ गार्ड ड्यूटी के प्रोविजन भी लिख लेंगे पहले हम लोग, है ना। तो सेफ गार्ड ड्यूटी के प्रोविजन लिख लेंगे, पूरा का पूरा सेफ गार्ड ड्यूटी का प्रोविजन लिख के एज पर सेक्शन 8B और कंप्लीट लिख के, और उसके बाद ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकाल देंगे। पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है ना, एसेसेबल वैल्यू, वही पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा दो या सेफ गार्ड ड्यूटी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सेफ गार्ड ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल, और फिर टोटल कर देंगे, टोटल बिफोर इंटीग्रेटेड टैक्स, फिर इंटीग्रेटेड टैक्स, फिर टोटल ड्यूटी कैसे निकालेंगे, सबका टोटल निकाल के, है ना। क्लियर है। ये भी बात याद रखना, ये वाली बात, कि कई लोग क्या करते हैं, सेफ गार्ड ड्यूटी इंक्लूड नहीं करते, इसमें इंक्लूड होती है यहाँ पे जब टोटल ड्यूटी निकालते हैं, ठीक है ना। तो इसके ऊपर देखो यहाँ पे कुछ है, इट हैज बीन एक नोट दे रखा है, इट हैज बीन क्लियरिफाइड दैट बाय DGFT गाइडेंस नोट दे रखा है दैट द वैल्यू फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स शैल बी इंक्लूडेड, ठीक है ना, शैल बी इंक्लूडेड सेफ गार्ड अमाउंट। ये क्या कह रहा है कि इंटीग्रेटेड टैक्स जब जिस पे आप निकालते हो ना, ये वाला 12%, तो इसके अंदर जब आप ये वैल्यू निकालोगे ना टोटल, तो इसमें सेफ गार्ड ड्यूटी भी लेनी है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है, और प्लस में ये बात भी ध्यान रखनी है कि टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल में सेफ गार्ड ड्यूटी लेनी है। तो चलिए चलते हैं आगे, एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 10 निकाल लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अब बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 निकालेंगे, ये भी सेफ गार्ड ड्यूटी के ऊपर है। आप पढ़ोगे क्वेश्चन को तो पता लग जाएगा कि सेफ गार्ड ड्यूटी का क्वेश्चन है। अब निकालने का तरीका वही मिस्टर राव का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। मिस्टर राव क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है रबर फ्रॉम मलेशिया। तो हम लोग क्या करना है, सबसे पहला काम होता है इसकी वैल्यू देख लेंगे। तो वैल्यू दे रखी है 25 लाख, तो लिख लो 25 लाख। फिर सेफ गार्ड ड्यूटी देखेंगे, सेफ गार्ड ड्यूटी दे रखी है 30%, तो 25 लाख का 30% 7.5 लाख, यानी 7,50,000। फिर बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%,
ठीक है ना, तो 25 लाख का 10% इतना होगा। फिर SWS सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10%, ठीक है ना, तो ये तो निकालना ही है, दे रखा है चाहे नहीं दे रखा हो, ठीक है, तो ये किस पे निकलेगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी 2.5 लाख का 10% 25,000। हाँ रुक जाओ भाई थोड़ा सा, है ना, तो इन सब का टोटल कर लेंगे, ये आ जाएगा। और यहाँ पर आपको ये भी दे रखा होगा, ये देखो IGST इंटीग्रेटेड टैक्स भी दे रखा होगा 12%, ये इसके ऊपर लगेगा, इसका टोटल करेंगे ना जब आप, इसके ऊपर लगेगा, ये आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, सेफगार्ड ड्यूटी प्लस में बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस में सोशल वेलफेयर सरचार्ज प्लस में IGST यानी इंटीग्रेटेड टैक्स, इन सब का टोटल करेंगे तो आंसर बन जाएगा टोटल ड्यूटी पेबल। आई होप क्लियर है। पहले हम प्रोविजन लिख देंगे एज पर सेफगार्ड ड्यूटी एज पर सेक्शन 8B, बात खत्म। तो चलिए इसका भी आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, देखो क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल ड्यूटी पेबल, ठीक है ना। तो वही जैसे बताया था वही सब चीज़ें हैं, स्टेप वाइज जाना है और फाइनली आपका आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। क्लियर है, तो चलिए चलते हैं अब बाकी के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं चैप्टर करा रहा हूँ, अगर आप बिल्कुल पेशेंस रखोगे तो मतलब आप ये कहोगे कि भाई मज़ा आ गया, ठीक है चैप्टर में। तो चलिए चलते हैं अब बाकी के क्वेश्चन कर लेते हैं जो बच गए हैं। ये क्वेश्चन थोड़े थ्योरेटिकली हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, थ्योरेटिकली है तो छोड़ेंगे नहीं हम लोग, है ना, सारी चीज़ें करनी है। पहला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू सेक्शन 9, देखो सेक्शन 9AA हमने पढ़ा ही नहीं है, अब पढ़ लेंगे। विद रेफरेंस टू सेक्शन 9AA ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, ठीक है ना, स्टेट ब्रीफली द प्रोविजन ऑफ रिफंड। अब ये अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो बताओ कैसे लिखोगे एग्जाम में आगा तो, द प्रोविजन ऑफ रिफंड ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9AA के अंदर प्रोविजन ऑफ रिफंड ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी लिखना है कुल मिला के। तो चलिए इसका आंसर मैंने यहाँ पे दे रखा है, बल्कि मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं, आप देखते हैं यहाँ पे देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, विद रेफरेंस टू सेक्शन 9AA प्रोविजन बताने रिफंड ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो चलिए पहला पॉइंट क्या है, क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9AA ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट इतने, ये बात लिख देंगे। वेयर एन इंपोर्टर प्रूव्स टू सेटिस्फाई, इंपोर्टर को क्या करना पड़ेगा, कोई भी इंपोर्टर को क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, दैट he has paid एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज ऑन एनी आर्टिकल इन एक्सेस। तो उसको बोलना पड़ेगा कि भाई मैंने एंटी डंपिंग ड्यूटी पे कर दी है और जितनी एक्चुअल में बन रही है उससे ज़्यादा पे कर दी है, मेरा रिफंड बन रहा है, वैसे इतनी सी बात सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाई हो जाती है। However, importer will not be entitled for refund of provisional anti-dumping duty। लेकिन इंपोर्टर को क्या नहीं है, रिफंड नहीं मिलेगा, किसका, प्रोविजनल एंटी डंपिंग ड्यूटी का अंडर सेक्शन 9AA एज द सेम इज रिफंडेबल। अगर वो सेम रिफंडेबल है, इस सेक्शन के अंदर अगर रिफंड है तो फिर इस सेक्शन में नहीं मिलेगा, बस इतनी सी बात बोल रखी है और कुछ भी नहीं है। आई होप क्लियर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से, क्या था ना कि स्टडी मैट में थोड़ी सा थ्योरी तो सेम मैंने भी लिखी है, वही थ्योरी मैंने लिखी है जो स्टडी मैट में दे रखी है, ठीक है, लेकिन मैंने नोट्स बनाए हैं ना तो उससे क्या थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाती है, जब हम थ्योरी को लिखते हैं तो और अच्छा क्लियर हो जाता है। विद रेफरेंस टू सेक्शन 9A1A ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 मेंशन द वे दैट द कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है ना, सरकमवेंशन, ठीक है ना, यानी तरकीब ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज एन आर्टिकल विच में वारंट, ठीक है ना, एक्शन बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपने कर रखा होगा तो ही आप इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिख सकते, और वो भी इसको याद करना है, ठीक है ना। तो याद करना है तो कैसे याद करेंगे, चलिए आ जाते हैं। इसको याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना, ये मैंने एक हुक दे रखा है, ये तो ऊपर तो इसने वही कहानी लिख रखी है कि भाई एज पर सेक्शन दिस फलाना ढिमका वगैरह, सेम क्वेश्चन लिख रखा है। नीचे आ जाते हैं, मैं आपको सिचुएशन बता देता हूँ कि ये सिचुएशन आप कैसे याद करेंगे, ये याद कर लेना, ठीक है ना, आपको ये याद हो जाएगा, बस कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैंने इतने अच्छे से लिख रखा है, ये आपको याद एग्जाम में लिखना है। ऊपर वाली बात तो आप लिख दो एज पर सेक्शन दिस, ये तो पूरा क्वेश्चन से शेप रखा है। अब रही बात सिर्फ ये, तो मैंने ना ये हुक बना रखा है, माइक बदल गया, माइक बदल गया, ठीक है ना। एम का मतलब होता है मैनर, एम का मतलब क्या होता है, मैनर। आई का मतलब होता है इम्पोर्ट, ठीक है ना, और सी का मतलब होता है चेंजिंग, अल्टर, अल्टर मतलब अल्टरिंग, ठीक है ना, ऐसे याद कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो अल्टर बदल गया है, क्या बदल गया है, ठीक है ना, अल्टर, अल्टर का मतलब होता है क्या बदल गया है, या तो हमने जो गुड्स इंपोर्ट किया था उसका डिस्क्रिप्शन बदल गया है, या उसका नाम बदल गया है, या कंपोजिशन ऑफ आर्टिकल बदल गया है। इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट किया हमने, जो इंपोर्ट ऑफ सच आर्टिकल, जो आर्टिकल हमने इंपोर्ट किया है इन एन डिसअसेंबल्ड फॉर्म, वो किस फॉर्म में है, डिसअसेंबल्ड फॉर्म में, इंपोर्ट ऑफ सच आर्टिकल इन डिसअसेंबल्ड फॉर्म। चेंजिंग, क्या चेंज हो गया है, कंट्री ऑफ इट्स ओरिजिन, ठीक है ना, जो ओरिजिन कंट्री है वही चेंज हो गई है, ठीक है ना। ओके, एनी अदर मैनर, इसके अलावा अगर कोई और मैनर है, वेयर बाई एंटी डंपिंग ड्यूटी सो इम्पोज्ड इज रेंडर्ड इनइफेक्टिव,
ठीक है ना, बस हो जाएगा याद आपको। चलिए चलते हैं वापिस ऊपर चलते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या कहता है, हाँ चलिए, व्हेन सेल द सेफगार्ड मेजर्स अंडर सेक्शन 8B, ये याद रखना है, ठीक है ना, सेफगार्ड ड्यूटी हमने पढ़ी थी, यहां पे बात कर रहा है सेफगार्ड मेजर्स की। व्हेन सेल द सेफगार्ड मेजर अंडर सेक्शन 8B सेल नोट बी इम्पोज्ड। तो चलिए चलते हैं, कब सेफगार्ड मेजर्स नहीं इम्पोज होंगे हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, और यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ पे लिख रखा है व्हेन सेल सेफगार्ड मेजर्स अंडर सेक्शन 8B ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट सेल नोट बी इम्पोज्ड, ठीक है, डिस्कस ब्रीफली। तो 3 केस है जब इम्पोज नहीं होंगे, नोट इम्पोज, ठीक है ना, ऑन इम्पोर्ट। कौन कौन से 3 केस है, वो 3 केस यहाँ पे दे रखे हैं, ये एज इट इज आपको याद करना है, ठीक है ना। आर्टिकल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए डेवलपिंग कंट्री, ये सेम टू सेम अंडर सेक्शन 8B सेफगार्ड मेजर के 2 पॉइंट जो मैंने लिखवाए थे कि सेफगार्ड मेजर्स कब कब अप्लीकेबल नहीं होगा, सेम यहां पर लिख रखा है, सेम यहां पर लिख रखा है, 2 पॉइंट वहीं से उठा रखे हैं, और एंटी डंपिंग ड्यूटी के अंदर ये वाला पॉइंट वहां पे लिखवाया था, सेम ये वाला पॉइंट लिख रखा है, ठीक है ना। तो ये मैंने करा दिया है आप लोगों को, ठीक है ना। सेक्शन 8B के अंदर ये वाला पॉइंट मैं करा चुका हूँ, शेयर एक डेवलपिंग कंट्री से 3% से ज़्यादा नहीं है, और 1 से ज़्यादा पे है तो एग्रीगेट में 9% से ज़्यादा नहीं है। और ये मैंने करा दिया कि जो भी आर्टिकल इंपोर्ट करते हैं कौन, 100% EOU या SCZ यूनिट, तो क्या एप्लीकेबल नहीं होता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह ये सब चीज़ें नहीं लगती है। ये एज इट इज याद कर लेना आप, ठीक है ना। तो ये मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ, इसमें कुछ भी ऐसा था नहीं। चलिए वापस चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू फुलफिल बाय द इंपोर्टर टू मेक द इंपोर्टेड गुड्स एलिजिबल फॉर प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी, ठीक है ना, प्रेस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 25। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 एक बार फिर से पढ़ूंगा, ठीक है ना, और क्वेश्चन नंबर 4 का एक बार आंसर निकाल लेते हैं, फिर हम चलेंगे आगे की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं। व्हाट आर द कंडीशंस, कंडीशंस पूछ रहा है, रिक्वायर्ड टू फुलफिल, कौन सी हमें कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। इंपोर्टर, अगर एज ए इंपोर्टर हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो मेरे को कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, किसके चाहिए, फॉर प्रेफरेंशियल रेट अंडर सेक्शन 25 के लिए। तो चलिए चलते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया। तो कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पे जो मुझे फुलफिल करनी पड़ेगी। देयर आर 4 कंडीशंस जो मुझे फुलफिल करनी पड़ेगी। पहला, एट द टाइम ऑफ इम्पोर्टेंस, जब मैं इंपोर्ट करूंगा, एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन, ठीक है ना, जब मैं इंपोर्ट करूंगा, ही शुड मेक, मुझे क्या करना है, एक स्पेसिफिक क्लेम, मेक क्लेम, क्लेम करना पड़ेगा फॉर प्रेफरेंशियल रेट। मैं बोलूंगा कि मुझे, मैं क्लेम कर रहा हूं, ठीक है, प्रेफरेंशियल रेट के लिए। ही शुड ऑल्सो क्लेम, मुझे सिर्फ यही क्लेम नहीं करना है, एक और क्लेम करना है। ही शुड ऑल्सो क्लेम दैट गुड्स आर प्रोड्यूस सच प्रेफरेंशियल एरिया, गुड्स कहां पे प्रोड्यूस हुआ है, मैन्युफैक्चर हुआ है, प्रेफरेंशियल एरिया में, जिसके ऊपर प्रेफरेंशियल रेट अप्लीकेबल है। द एरिया, जो एरिया है ना, ये एरिया नोटिफाइड होना चाहिए अंडर सेक्शन 43। अब ये वाला पॉइंट देखो, एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। मुझे पहले क्लेम करना है कि प्रेफरेंशियल रेट चाहिए भाई, फिर दूसरा क्लेम क्या करूंगा कि भाई मैंने गुड्स मैन्युफैक्चर किया है प्रेफरेंशियल एरिया में, फिर जो एरिया है वो नोटिफाइड होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ गुड्स शुड बी डिटरमाइन इन अकॉर्डेंस विद द रूल मेड अंडर 42, यहाँ 43 है, यहाँ 42 है। तो ओरिजिन ऑफ गुड्स क्या है, डिटरमाइन होएगा इन अकॉर्डेंस विद रूल 42, ठीक है ना, ये बात बस। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी डन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत, मैंने पंखा बंद कर रखा, बहुत गर्मी हो रखी है, ठीक है। हाँ तो भाई कूलर तो चला नहीं सकते, तो फिर तो इतनी आवाज़ आ जाएगी यहाँ पे, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, पंखा भी बंद कर रखा है। चलिए, राइट नोट ऑन इमरजेंसी पावर टू इम्पोज और इन्हांस द इम्पोर्ट ड्यूटी अंडर सेक्शन 8A। अब सेक्शन 8A नहीं पढ़ा है तो कम से कम क्वेश्चन पढ़ रखा है तो आराम से लिख सकते हैं हम लोग, इस सेक्शन 8A कवर हो जाएगा अपने आप। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था अपना, ठीक है ना, 5 ये रहा 8A। ये क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं एक बार। राइट ए नोट ऑन इमरजेंसी पावर, किसके पास इमरजेंसी पावर होती है भाई, ठीक है ना, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं, यहाँ पर मैंने आंसर दे रखा है। सेक्शन 8A ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 प्रोवाइड दैट वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड, ठीक है ना। सेक्शन 8 क्या कहता है, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है दैट बेसिक कस्टम ड्यूटी लेवेबल ऑन एनी आर्टिकल शुड बी इंक्रीज। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है, उनको लगता है कि बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या होनी चाहिए, शुड बी इंक्रीज होनी चाहिए। पहली बात तो ये याद कर लेना, ठीक कर लोगे। एंड दूसरी बात, एंड वर्ड है दैट सर्कमस्टांसेस एग्जिट,
ठीक है ना, विच रेंडर इट नेसेसरी टू मेक द इमीडिएट एक्शन, या फिर ऐसी सर्कमस्टांसिस हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इट में बाय नोटिफिकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालेगी, अमेंड कर सकती है फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है ना, ऑफ कस्टम टैरिफ टू इंक्रीज द इंपोर्ट ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज करने के लिए वो क्या करेगी, ठीक है ना, फर्स्ट शेड्यूल में अमेंड करेगी नोटिफिकेशन डाल के, तभी वो ऐसा कर सकती है। हाँ ठीक है, क्लियर है। चलिए ये भी हो गया है अपना कवर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आ जाते हैं आगे की तरफ बढ़ते हुए एकदम, ठीक है ना, गर्मी में, और गर्मी भले ही लगे लेकिन वीडियो तो बनेंगे ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 डन हो गया है, प्रैक्टिकल। आ जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है ना, चाहो तो पढ़ लेना, एक बार पढ़ लेना आप लोग, स्टडी मैट से ही पढ़ना लेकिन, ठीक है ना। 10 मैंने करा दिया है, 9 और 11 देख लेते हैं। तो 9 का क्वेश्चन मैंने वहीं पे लिख रखा है तो मैं वहीं से डिस्कस कर लेता हूँ, 11 भी कर लेता हूँ। तो 9 और 11 बस 2 क्वेश्चन बचे हैं, जरा सा पेशेंस रखना है और हमें 100% काम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अभी हमने ये पढ़ा है, अब हम ये पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा स्टडी मैट का, बस 2 क्वेश्चन रह गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहता है चेंटोफ इंडस्ट्रीज हैज चैलेंज टू इम्पोजिशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी रेट्रोस्पेक्टिवली। मैंने अभी आपको कराया था एंटी डंपिंग ड्यूटी रेट्रोस्पेक्टिवली लग सकती है नहीं लग सकती है। तो क्या कहता है, एज पर सेक्शन 9A3 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट इतने प्रोवाइड दैट एंटी डंपिंग ड्यूटी कैन बी इम्पोज्ड विद रेट्रोस्पेक्टिवली। यस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड, गवर्नमेंट का क्या ओपिनियन है, दैट देयर इज ए हिस्ट्री ऑफ डंपिंग, ठीक है ना, देयर इज ए हिस्ट्री ऑफ डंपिंग, ठीक है ना, विच कॉज इंजरी, हिस्ट्री ऑफ डंपिंग है भाई, और जिसकी वजह से इंजरी भी हो रही है, और दैट द इम्पोर्टर वाज और शुड हैव बीन अवेयर, इम्पोर्टर अवेयर है क्या, दैट एक्सपोर्टर प्रैक्टिस डंपिंग, एक्सपोर्टर क्या कर रहा है, डंपिंग कर रहा है, एंड सच डंपिंग कॉज इंजरी, ये सब बातें होनी चाहिए। आगे, इंजरी इज कॉज बाई मैसिव डंपिंग ऑन आर्टिकल इम्पोर्टेड बाई ए रिलेटिवली शॉर्ट टाइम, ठीक है ना, बस खत्म। आगे, द ड्यूटी कैन बी लेविड रेट्रोस्पेक्टिवली, ये हमें पता है, बियॉन्ड 90 डेज नहीं होना चाहिए, ये भी हमने पढ़ लिया था। तो क्या है, चेंटोप इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, वुड सक्सीड इन इट्स कंटेंशन ओनली, ठीक है ना, इफ ऑल द अबव कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड। नॉट सेटिस्फाइड वर्ड है यहाँ पे, याद रखना, ठीक है ना, सेटिस्फाइड मत लिख देना, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। चलिए फिर नंबर कट जाएंगे उसके लास्ट वाले, इससे तो अच्छा उसको लिखो ही मत, हाँ वो कंक्लूजन का आधा नंबर कट जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना, मेरे को भी बहुत गर्मी लग रही है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ रहे हैं। ड्यूरिंग द ईयर 2023 द कस्टम अथॉरिटीज हैव नोटिस दैट there is an increased quantity of product XYZ being imported into country. Determine whether the central government should consider levy safeguard duty or anti-dumping duty with appropriate region. Also enumerate the exemption and relief available. आ जाते हैं। In the given case, since the XYZ is being imported into the country in increased quantity, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिडर लेवी सेफगार्ड ड्यूटी। मैंने आपको बताया था जब सेफगार्ड ड्यूटी होती है, सेफगार्ड ड्यूटी कब लगती है, अगर इंक्रीज क्वांटिटी है, अगर क्वांटिटी क्या है, इंक्रीज है, पहला ही वर्ड, 2 पॉइंट थे वहां पे, 2 में से 1 लिख रखा है। सेफगार्ड ड्यूटी एंड नॉट एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं, सेफगार्ड ड्यूटी लगती है इंक्रीज क्वांटिटी के मामले में। चलिए ये पॉइंट हो गया, हमें पढ़ रखा था। एंटी डंपिंग ड्यूटी इज इम्पोज्ड, अब ये बता रखा है एंटी डंपिंग ड्यूटी कब लगती है, लेस देन नॉर्मल वैल्यू, ये वाला पॉइंट मैंने आपको करा रखा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं लिख रखा है। However, safeguard duty can be imposed only when the central government is satisfied that increased imposition is कोई serious injury अगर है तो ही। एग्जाम्पशन कब मिलेगी, रिलीफ कब मिलेगा, ये बातें हमने पढ़ी हुई हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये 3% वाला केस होगा सेफगार्ड ड्यूटी में, जो पहला पॉइंट था। ये 9% वाला पॉइंट होगा जो मैंने कराया था, ठीक है, दोनों पॉइंट वहीं से उठा रखे हैं। ये 100% EOU और SEZ वाला पॉइंट होगा, ठीक है ना। अब बाकी के ये 2 पॉइंट आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें ये तो याद हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट नोटिफाइड क्वांटिटी ऑफ एनी आर्टिकल, सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी है, उसके पास तो पावर हमेशा ही होती है। आगे, सेफगार्ड ड्यूटी सेल नोट बी एप्लीकेबल ऑन आर्टिकल इंपोर्टेड बाय इतने इतने अनलेस इंपोर्टेड, ये एक ही पॉइंट है, ये एक्चुअली ये दोनों का बस 2 पॉइंट बना रखे हैं इसके अंदर, ये एक ही पॉइंट है दोनों को मिला के, ठीक है ना। चलिए तो ये भी होगा, तो यहाँ पे हो जाता है 100%। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो लाइक वगैरह किए जाना नहीं है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि सब बहुत अच्छे से वीडियो आपको डाले। सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल का सेट पी मैंने इतने अच्छे से कराया है कि बहुत लोगों के पेपर क्लियर हो गए हैं, ठीक है ना, बहुत लोगों का मुझे मैसेज आया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो स्टूडेंट देख रहे हैं तो मतलब हम लोग तो एक ही लेवल पे हैं, तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आप लोगों को। और प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैं IDT का कंप्लीट सिलेबस डालने वाला हूँ,
ठीक है, और डेली बेसिस पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ बहुत ही अच्छे से, तो बस आप लोग भी इनका बेनिफिट उठाएं, ठीक है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, बाय, थैंक यू।